नमस्कार मेरे सभी छोटे भाई बहनों को। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 10वीं का हमारा पहला अध्याय और हमारी सब्जेक्ट है गणित। यानी दोस्तों, मैं आज से और अभी से आपके गणित में जितने भी चैप्टर हैं उनका मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। और रिवीजन भी दोस्तों ऐसा कराऊंगा कि अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आपको ऐसा लगेगा यानी कि दोस्तों हमने ये पूरा टॉपिक किया है। ठीक है दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय। वो भी हम करेंगे दोस्तों रिवीजन। यानी मैं आपको एक टॉपिक का एक ही प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों, और जो उसी टॉपिक के आगे के सवाल आप बुक में देख के करना। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा रिवीजन जल्दी होगा क्योंकि हमारे पास जो टाइम है बिल्कुल कम बचा हुआ है। इसलिए दोस्तों आइए आज से हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का पहला अध्याय। दोस्तों अध्याय हमारा कौन सा है? तो अध्याय है हमारा पहला। ठीक है, अध्याय 1 है हमारा। ठीक है, और विषय आपकी रहने वाली है दोस्तों गणित। विषय आपकी गणित रहने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें बिल्कुल आसान तरीके से बता दूं कि आपको इस चैप्टर में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना सीखना होगा। क्या करना सीखना होगा? अभाज्य गुणनखंड करना सीखना होगा आप सभी को। यह है इस चैप्टर का पहला पड़ाव। दोस्तों जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख दूं जैसे कि 140 आपको दिया है। 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड आप पहले से जानते होंगे, मैं आपको रिवीजन कराने आया हूं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इस चैप्टर का स्टार्ट जो है वो यहां से है कि आप किसी भी संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना सीखिए। गुणनखंड यानी दोस्तों क्या? तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें 140 के हमें गुणनखंड करना है इस प्रकार से। ठीक है, 140 के हमें क्या करना है दोस्तों? गुणनखंड करना है। तो अब आइए इसे कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पर सबसे पहले यानी गुणनखंड का मतलब क्या है, हमें इसे डिवाइड करना है। वो भी कहां तक? जहां तक ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती है वहां तक। और हमें स्टार्ट करना है दोस्तों सबसे छोटी संख्या से। ठीक है, तो चलिए मैं इसे आपको सॉल्व कराता हूं। यहां पर 140 दिया है। अभी तो आपके पास दोस्तों संख्या छोटी दी है 140, तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे कि सबसे पहले 2 से डिवाइड होगी, बता दोगे। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर बड़ा अंक आ जाए, तो अगर बड़ी संख्या आ जाए तो आप चेक कैसे करोगे कि हमें यह डिवाइड किससे करना है? दोस्तों इसे करने का आसान तरीका यह है कि आपको सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। यानी लास्ट में जो भी अंक दिया है, जो भी संख्या दिया है, वो किससे कटती है ये आपको चेक करना है। तो दोस्तों अगर मैं लास्ट में 0 है तो 0 दोस्तों हमेशा किससे डिवाइड होगी? 2 से। क्योंकि दोस्तों 2 के पाड़े में हम 2 5 10 करते हैं, यानी 2 5 10 करते हैं तब 0 आती है। ये संख्या पूरी संख्या हमें किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 2 से डिवाइड किया, 2 7 14, 0 की 0 आई, फिर भी आगे लास्ट में 0 है तो फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। यहां से 6 में अगर 2 का भाग दिया तो 2 3 6, 1 बचा हमारा, 2 5 10। ठीक है, अब दोस्तों आगे लास्ट में 0 नहीं है। अब लास्ट में दोस्तों क्या है? 5 है। तो दोस्तों अगर लास्ट में 5 हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन लास्ट में आपको 5 दिख जाए तो वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होती है। तो इसे डिवाइड करूं 5 से, 5 7 35, और 7 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी। 7 एकम 7। ये नीचे 1 आ गया दोस्तों। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 140 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आए दोस्तों? तो हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इतना आया। 2 2 बार आया, 5 एक बार, 7 एक बार।
अब इसे लिखते कहते हैं दोस्तों, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 की घात 2, आगे 5 एक ही बार है और 7 एक ही बार है, यानी ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों। 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ये होगा आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड। अगर दोस्तों आपको चेक करना है कि आंसर हमारा ठीक है या गलत, तो आप 2 का वर्ग यानी 4 का गुणा करना 5 में, 4 5 20, और 20 का करोगे 7 में, तो आपका निकल के आएगा दोस्तों 140। ठीक है, तो आप, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी टॉपिक का, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों आगे हम अगला सवाल करते हैं, यहां कर लेते हैं अगला सवाल। अगला दिया है, मैंने दूसरा सवाल लिया इसी टॉपिक का कि आप मुझे 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके बताइए। अब क्या आप कर सकते हो इस सवाल को? ठीक है, आप बोलोगे सर कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो तो और समझ ले, 156 को जब हम डिवाइड करेंगे तो मैंने कहा था दोस्तों सिर्फ लास्ट का अंक देखना है, हमें सिर्फ लास्ट में क्या दिया है वो देखना है। तो लास्ट में 6 दिया है, क्या 6 2 के पाड़े में आता है, यानी 2 की टेबल में क्या 6 आता है? तो आप बोलोगे आता है दोस्तों 3 बार में। तो आप अगर ये डिवाइड होता है लास्ट का अंक, तो ये सभी संख्या दी है पूरी वो 2 से डिवाइड तो होगी दोस्तों। ठीक है, 2 से डिवाइड तो होगी। चलिए डिवाइड करते हैं, 2 से भाग दिया 15 में, 2 7 14, 1 बचा ये हो गया 16, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 दिया है दोस्तों, क्या 8 2 की टेबल में आता है? तो आप बोलोगे आता है, तो आप 2 से काट दो, 2 3 6, 1 बचा 2 नाम 18। अब दोस्तों 9 नहीं आता 2 की टेबल में, ठीक है, 9 2 के पाने में नहीं आता। तो 2 के बाद आपको चेक करना है फिर अगली संख्या कौन सी आती है, 3। क्या 3 के पाने में 9 आता है? तो आप कहोगे सर आता है 9, ठीक है, तो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी, 13 एकम 13। बताइए कोई समस्या? ठीक है, हमारा जो आंसर रहेगा 156 का क्या 2 कितनी बार है, तो 2 है दोस्तों 2 बार, इंटू 3 एक बार है और 13 भी एक बार है। ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि हम अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी आपका एक टॉपिक खत्म। ठीक है, 3-4 टॉपिक दिए हैं एक चैप्टर में, वो सभी मैं आज आपको करवा देता हूं। ठीक है, चलिए इनको यहां से हटाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये थे आपके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आपको संख्या कोई सी भी आए आप कर सकोगे, आप सिर्फ लास्ट का अंक देखना कि लास्ट का अंक किससे डिवाइड होता है बस। ठीक है, अगर 0 आती है, अगर 5 आता है तो फिर वो 5 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए यहां से अगला टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो निकालते हम दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आपके चैप्टर का जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपका दिया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, चलिए आपको मैं क्वेश्चन से समझाता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया आपको कि मुझे बताइए 30 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए मुझे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप 1-2 सवाल आपके बुक में दिए हैं, उनको आप आज ही और अभी हल कर लेना। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, चाहे एलसीएम निकालना हो
चाहे HCF निकालना हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इन दोनों, दो संख्या हो, तीन संख्या हो, चार संख्याएं हो, कितनी भी संख्या हो, उन्हें आपको अलग अलग लिख के दोस्तों उनके अभाज्य गुणनखंड करना है। और अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने पहले ही सिखा दिए, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो 0 है यानी 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 5 10, लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 5 15 और 5 एकम 5। 2 से 2 3 6 0, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। बताइए इतना कर लोगे सब? अब आप लिख लीजिए कि 30 के गुणनखंड कितने आए, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारे 30 के गुणनखंड थे। आगे 60 के कितने आए दोस्तों, तो 60 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इतना सब कर लोगे, इतना आपने पहले मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है वो सीखिए दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, अगर आपसे कहे कि आप हमें HCF बताइए, क्या बताइए, HCF। चलिए इधर कर लेते हैं ऊपर, HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए बस आप। HCF निकालने का तरीका दोस्तों वो है, HCF यानी दो संख्याएं दी हैं, ऐसी संख्याएं लिखिए इनमें से जो दोनों में कॉमन हो, यानी 30 में भी हो और 60 में भी वो संख्या दी हो। जैसे कि दोस्तों यहां पर 2 दिया है, क्या 60 में 2 कहीं दिया है, तो आप कहोगे 60 में भी 2 दिया है। ठीक है, यानी मैंने कहा दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो हमें पहली कॉमन संख्या 2 तो मिल गई। आगे आप देखोगे दोस्तों, तो आगे ऊपर क्या दिया है, 3, तो आप 3 ऊपर दिया है, तो एक बार 3 नीचे देख लीजिए, अगर है दोनों में तो फिर हमारा दूसरा भी क्या होगा, 3। आगे ऊपर क्या दिया है दोस्तों, 5, नीचे कहीं 60 में 5 है, तो आप कहोगे है 5, तो हमारा एक गुणनखंड क्या हो गया, 5। अब बचा कौन सा, तो बचा दोस्तों 2, तो 2 नीचे दिया है, क्या आप ऊपर देखिए, क्या 2 कहीं और दिया है एक और बार, क्योंकि एक बार तो हमने ले लिया यहां पर, हमें इसके बराबर में लेना है एक बार, तो आप कहोगे सर ऊपर संख्या ही नहीं है, तो फिर हम यहीं छोड़ देंगे HCF का यहीं तक। HCF वह संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में, तीनों में कॉमन हो। ठीक है, अब इनका आप गुणा कर लीजिए, 2 का 3 में, 2 3 6, 6 का 5 में, 6 5 30। ये 30 आपका क्या होगा दोस्तों, ये 30 आपका HCF होगा। क्या होगा, HCF, महत्तम समावर्तक। अब दोस्तों अगर आप HCF सीख गए हो, तो LCM यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल। कैसे दोस्तों, चलिए यहां से LCM निकालेंगे। अब LCM में क्या चेंज है बस ये देखना है, हमें कॉमन तो लेना है सब में, जो यहां पर किया वो तो हमें करना है 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी HCF तो हमें LCM में लेना ही पड़ेगा। इन दोनों का 2 एक बार, इन तीनों का 3 एक बार, इन 5 2 बार दिया है, तो यहां भी 5 एक बार। सिर्फ LCM में दोस्तों ये चेंज करना है कि हमें ये 2 बचाना बेचारा अकेला, इस 2 को भी हमें यहां पर लेना पड़ेगा। किसमें दोस्तों, LCM में हमें सभी संख्याएं लेनी पड़ेगी, हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। HCF में छोड़ सकते हैं, तो हमारा यहां तक तो HCF था, इसमें बचा क्या था दोस्तों, 2 बचा था, तो मैंने 2 का भी गुणा कर दिया। ये हो गया हमारा LCM बराबर 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इसको आप नोट कर सकते हो, उसके बाद इसी टॉपिक का हम एक सवाल और कर लेंगे, जिससे आपको और आसानी हो जाए। ठीक है,
चलिए आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो बाद में इस वीडियो को स्टॉप करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक है। इसी टॉपिक का हम एक क्वेश्चन और करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन को आप हल कीजिए अपने मन से, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर है कोई तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, चलिए अगला इसी टॉपिक का मैं क्वेश्चन लेता हूं। चलिए अगला मैं लूं तो यहां पर ले लीजिए आप 15, 20 और 30 का आपको एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक एंड एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक दोनों आपको ज्ञात करने हैं। एग्जाम में आपको या तो ये आएगा एलसीएम या एचसीएफ आएगा 3 नंबर का। अगर दोनों आएंगे तो दोनों भी आप कर सकते हो, अगर दोनों आए तो फिर ये क्वेश्चन सरल होगा यहां पर। ठीक है, मैंने अब की बार संख्या ले ली दोस्तों 3 हो, 2 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो दोस्तों, मेथड हमारा सेम रहेगा, वही की वही। ठीक है, चलिए तो इसे सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि इसे करने के लिए सबसे पहले आपको सभी संख्याओं का, जितनी संख्या दी है उनका आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। 2 ये 5 विषम संख्या है, 2 हमारी सम होती है तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो आगे 3 दिया है, 3 5 15 और 5 एकम 5। ये 2 से 2 धाम का 10, फिर 2 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, ये 2 से 2 एकम 2, 5 की 5, फिर 3 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। सभी को लिख लो। 15 बराबर 3 गुणा 5, 20 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5, आगे 30 का गुणनखंड तो 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, आया समझ में? यहां तक आ गया होगा। आगे यहां से हम निकालते हैं दोस्तों सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ यानी दोस्तों जो संख्या तीनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी तीनों में होना अनिवार्य है। क्या 3 है ये ऊपर, तो क्या 3 इसमें है दोस्तों? 3 नहीं है तो 3 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्या ऊपर 5 है, नीचे 20 में 5 है, तो आप कहोगे यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। आपने कहा सर तीनों संख्याओं में 5 कॉमन मिल रहा है हमें, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा दोस्तों? वो होगा हमारा 5। ठीक है, सभी संख्याओं में कॉमन हो। आगे एलसीएम निकालें तो एलसीएम यानी हमारा एचसीएफ जो कॉमन मिल रहा है उसे तो हम वहीं की वहीं लिखेंगे, एलसीएम में भी एचसीएफ आता है। अब आगे हमें देखना है कि भैया अब संख्या जितनी भी बची उन संख्याओं को हमें यहां पर लेना है, लेकिन लेना कैसे है दोस्तों? सिस्टम से लेना है। जैसे कि 3 यहां दिया है एक बार, 3 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, एलसीएम में तो हम सबको लेते हैं। नीचे 3 दिया है तो 3 दिया है तो दोनों का हमें 3 एक ही बार लेना है दोस्तों। कभी कभी आप लोग 2 बार ले लेते हो, लेकिन हमें कॉमन तो फिर भी लेना पड़ेगा। तो आगे कितना दोस्तों? 3। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो दोस्तों दोनों का 2 कितनी बार आएगा? एक बार। आगे क्या बचा? तो आपको साफ दिख रहा होगा, आगे हमारा ये 2 बचा, तो ये भी 2 हमारा लिख लिया हमने। ये बताइए कोई दिक्कत? गुणा कर दीजिए, 5 या 15, 30, 60। आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दोस्तों कितना होगा? वो होगा 60, यानी कि 15, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा 60। अब आपको मैं एक बार और बता दूं, इनकी जो थ्योरी होती है एलसीएम एचसीएफ की, वो क्या होती है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्याएं कट जाएं, यानी पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या 5 है, 5 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 5 या 15, 5 चौक 20 और 5 छक 30, यानी तीनों को डिवाइड करेगी। ठीक है,
इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं होगी दोस्तों, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिससे ये डिवाइड हो जाए तीनों। ठीक है, आप चेक कर लेना। और एलसीएम क्या है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ये इनको डिवाइड करता है, ठीक है, और ये तीनों इसको डिवाइड करती हैं। तो आप चेक करो, 15 चौक 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, डिवाइड हो रहा है छोटी से छोटी संख्या। इससे पहले दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। इसके बाद तो हो सकती हैं, 60 के पहाड़े 120 भी होगी, 240 भी होगी, इस प्रकार से संख्या होंगी। तो आप समझ गए होंगे, आपको कुछ लेना देना नहीं है इस थ्योरी से। आपके में थ्योरी नहीं आती कि एलसीएम किसे कहते हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, आपके में सिर्फ क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना कर लिया। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक चीज और बता दूं, अगर इसको आपको ऐसे नहीं करना तो एक तरीका और है कि आप तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड कीजिए, तब भी आपका आंसर क्या होगा? सेम आएगा। मैंने कहा एचसीएफ यानी जो तीनों संख्याओं में हो, तो मुझे आप ऐसी संख्या बताइए जो 15 को डिवाइड करती हो, 20 को, 30 को, यानी 15, 20, 30 ये तीनों किसके पहाड़े में आते हैं? तो आप कहोगे 5 के पहाड़े में तीनों आते हैं। 5 किया 15, 5 चौक 20 और 5 छक 30। अब आगे ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो तीनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि आप 3 लोगे तो 3 से 3 तो डिवाइड होगा, लेकिन फिर 4 और 6 नहीं होगा। तो आपका ये जो 5 है, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका है HCF। अब इसको अगर आगे सॉल्व करोगे तो आपका फिर एलसीएम निकल के आएगा। जैसे 4 और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 तो 3 की 3, जो डिवाइड नहीं होता वो वैसा का वैसा आता है। 2 दूना 4 और 2 तीन 6, ये आपने 5 10वीं क्लास में सीखा होगा। उसके बाद फिर 2 से 3 की 3, 2 एकम 2, 3 की 3, फिर 3 से 1 1 1, कट जाए पूरा। अब सबका गुणा कर दो, 5 दूना 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, ये 60 क्या है आपका? ये है आपका एलसीएम। बताइए सेम आया अब भी? तो या तो इससे कर लो, आप इससे करोगे तो आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे, अगर इससे करोगे तो आपके नंबर कटने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप इससे कर लो। ठीक है, ये वाले से। चलिए इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2026 में आने की संभावना है, मैं उसे आपको सॉल्व कराता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक में आपके जो एग्जाम है बहुत से प्रश्न बनते हैं यहां से, तो नोट कर सकते हो आप। चलिए दोस्तों इसको साफ करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ये 2 ही टॉपिक थे, एक टॉपिक और है वो मैं आपको करा देता हूं। 1 मिनट जरा उस टॉपिक के क्वेश्चन देख लूं एक बार। हाँ चलिए, एक टॉपिक ये आता है आपका जो 2023 में आया था क्वेश्चन आपका, वही मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूं, शायद रिपीट हो जाए। चलिए, एक इस टॉपिक के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला आपका क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, वो फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो मैं आपको लिख दूं साफ, 2 संख्याएं मान ली मैंने, ए और बी, दोनों का गुणा करने पर किसके बराबर होता है? तो बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब आगे सवाल जो दिया है आपके बुक में भी होगा कि HCF, चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन दिया है HCF 306 और 657
बराबर 9 दिया है। क्या दिया है? 9 दिया है। ठीक है, आपको LCM 306,657 बराबर क्या होगा? ठीक है, अब दोस्तों उसने कहा HCF 306 और 657 का 9 HCF दिया है, यानी एक संख्या ये दी है और एक ये दी है, दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया है। आपको इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आइए हम इस फॉर्मूले का यूज करके इसको करते हैं सॉल्व। दो संख्याएं यानी कि एक संख्या 306, सॉरी एक मिनट, एक संख्या दोस्तों हमारी A इंटू बी, तो A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए, A इंटू बी बराबर में LCM दिया है, तो आप कहोगे LCM इस क्वेश्चन में नहीं दिया। HCF दिया है तो आप कहोगे HCF दिया है 9। अब आप या तो इस 9 को बटे में ले आओ, गुणा का मान बराबर में जाके बटे में आता है, या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौक 36। इधर क्या बचा? इधर बचा LCM बराबर में क्या बचा? 34 गुणा 657। ये लो, इनका आप गुणा कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इन्होंने 3 नंबर का दिया था 2023 में। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। अगर इस टॉपिक के सवाल आपको कोई सा भी आता है तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, नोट कर सकते हो आप। चलिए दोस्तों, एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा। उस टॉपिक को मुझे बता दीजिए, ये टॉपिक क्लियर हुआ नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं इस टॉपिक को फिर अगले वीडियो में करा दूंगा। अगली वीडियो हमारी रहेगी अध्याय 2 की। आपका जो अध्याय दिया है उस अध्याय 2 को हम सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे उसे हम। और दोस्तों मैं आपको उनके क्वेश्चन भी हल कराऊंगा जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है आपके लायक, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक जानकारी है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी परिमेय और अपरिमेय कैसी होती है। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय, बस। और कौन सी दोस्तों? एक अपरिमेय। अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय। दोस्तों परिमेय होती है भिन्न के रूप में, जो भी संख्या होगी दोस्तों वो कैसी होगी? परिमेय। और अपरिमेय होती है दोस्तों रूढ़ में जो भी संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना ही आपको जानना है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों वो बनता है आपका 3√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का पहला, 3√2 सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें दोस्तों सिद्ध करना है कि क्या ये संख्या अपरिमेय है। पता है लेकिन उसे बताना है हमें करके कि अपरिमेय कैसे है। तो चलिए दोस्तों मैं करता हूं यहां से हल। बिल्कुल थोड़ा सिंपल सा सवाल है। हम अपरिमेय दिया है, अपरिमेय का उल्टा मानेंगे हम दोस्तों कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी दोस्तों? परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया। अब परिमेय मान लिया तब क्या होगा? तब दोस्तों ऋण
3√2 परिमेय है तो किसके बराबर होगा? P बटे Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय संख्या दोस्तों हमेशा भिन्न के रूप में होती है, और भिन्न मैंने मान ली P बटे Q। आप कुछ भी मान सकते हो, A बटे B, Y बटे Z, मैंने क्या मान ली? P बटे Q। अब इसमें क्या होता है परिमेय में, जहां Q बराबर में कभी भी 0 नहीं होगा, और भी होता है लेकिन आप 1 लिख के आओगे तभी बहुत है। जहां पर Q बराबर 0 कभी नहीं होगा, यानी नीचे कभी भी Q के स्थान पर 0 नहीं आएगा, ये होती है परिमेय संख्या। तो ठीक है, क्या दिया है हमारे पास? 3√2 बराबर P बटे Q। अब दोस्तों ये 3 गुणा में दिया है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो कहां पहुंचेगा? आपको इधर बटे में, तो √2 बराबर क्या बचेगा? P बटे ये 3 कहां पहुंचेगा? 3 पहुंचेगा Q में इनटू। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए मैंने ये क्या किया। ठीक है, कैसे? मैंने आपसे कहा रूट में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? वो होती हैं अपरिमेय। कैसी होती हैं? अपरिमेय। और जो भी भिन्न के रूप में होती है वो कैसी होती है? तो वो होती है परिमेय। अपरिमेय, परिमेय। अब ये रहा हुआ है बराबर, तो दोस्तों अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती। मैंने क्या कहा? यहां पर लिखा है परिमेय बराबर अपरिमेय। मैंने सिद्ध किया कि अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं होती है, इसलिए ये सवाल हमारा गलत है। जो हमने माना वो गलत मान लिया। 3√2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या होगी, सिद्ध कर लिया हमने। यहां पर लिख दीजिए हमारी कल्पना गलत है। गलत है, हमारी कल्पना जो हमने की वो गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, ये लो हमने सिद्ध कर लिया। बताइए कोई भी किसी को समस्या, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, आपकी यह समस्या भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ और है उसे भी मैं आपको हल करा देता। तो चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो पिछले वर्ष कुछ आ चुके क्वेश्चन में आपको वो बता देता हूं। कुछ ऐसे प्रश्न भी आए हैं जो बच्चों से नहीं बने, यानी उन्हें बच्चे हल नहीं कर पाए, और बिल्कुल सिंपल सवाल थे। उन्होंने कुछ ऐसा पूछ लिया जो बच्चों के दिमाग में ही कभी नहीं आया। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर बताता हूं, उसे आप खुद सोचिए कि इसका आंसर जो होगा वो क्या हो सकता है। 17, 23 और 29 का HCF। 17, 23 और 29 का HCF। चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस सवाल का क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर जाना क्वेश्चन का आंसर क्या था। ठीक है, तो क्या कर सकते हो इसमें दोस्तों? मैंने कहा था कि 17 और 23 और 29 का अलग अलग हमें क्या करना है? अलग अलग हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। क्या हो गया सर? 17 से कटेगी क्योंकि अभाज्य संख्या है, वो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है। 17 से काटनी पड़ेगी। 17 एकम 17, ये भी 23 एकम 23, ये भी 29 एकम 29। तो हमारे 17 को जब हमने डिवाइड किया तो वो क्या आया? 17 गुणा 1। 23 को हमने गुणा किया तो वो आया हमारा 23 गुणा 1। 29 को हमने किया तो वो आया हमारा 29 गुणा 1।
मैंने कहा था HCF वह संख्या होती है जो तीनों संख्याओं में कॉमन है। क्या आपको तीनों में एक एक नहीं दिख रहा? तो आप कहोगे सर दिख रहा है, तो इसका HCF जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। मैं आपको बता दूं जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका हमेशा HCF दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में डाल के रखना। चलिए इसको भी आप नोट कर सकते हो, क्योंकि पिछली बार आ चुका है, क्या पता अब की बार भी टपक के आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने क्लास 10th अध्याय 1 विषय गणित के सभी वो टॉपिक करा दिए जो टॉपिक आपके अध्याय में दिए हैं। अब इस टॉपिक के आप पूरे प्रश्न कर सकते हो, आप इस टॉपिक के पूरे क्वेश्चन हल कर सकते हो दोस्तों। आपको कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी रहेगी दोस्तों अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।